सभी जल प्रेरियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरे दोस्त श्री अमेय साठे, उनके सहयोगी पद्मश्री श्री लक्ष्मण जी, श्री पांडे जी, मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर और श्रोतागण। मेरे पहले के वक्ताओं ने पानी की उपयुक्तता पे काफ़ी विस्तृत से हम सबको संबोधित किया है। वाटरशेड मैनेजमेंट डिवीज़न के जॉइंट सेक्रेटरी के रूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेस, इस विभाग के इस दायित्व के साथ जो मेरा अनुभव रहा है वो मैं आपसे कुछ साझा करना चाहता हूँ। आप सब लोग जल प्रहरी है, ये जो कंसेप्ट है ये हमारे लिए, सबके लिए, फिर वो जल शक्ति मंत्रालय हो, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, हमारा लैंड रिसोर्सेज डिपार्टमेंट, उसमें हमारा वाटरशेड मैनेजमेंट डिवीज़न, इन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जो जन भागीदारी से जो जल प्रहरी का ये जो इंस्टीट्यूशन आप लोगों ने बनाया है और इसके थ्रू जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जो एक्सपेक्टेड है, यानी गवर्नमेंट और कम्युनिटी मिलके हालात को बदले, इसके लिए ये जो प्रयास चल रहा है ये बहुत ही सराहनीय है। हमारा जो वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम है वो भी कम्युनिटी लेड अप्रोच के ऊपर बेस किया गया है। लक्ष्मण जी ने जैसे वाटरशेड डेवलपमेंट किया है उनके एरिया में, पोपटराव पवार जी ने जैसे किया है, पालीवाल जी ने जैसे किया है कि गांव वालों को साथ में लेके, वहाँ के लोकल कम्युनिटी को साथ में लेके, फिर गवर्नमेंट के रिसोर्सेज से और गवर्नमेंट के ऑफिसर्स के टेक्निकल सहयोग से वाटरशेड प्रोग्राम्स को सक्सेसफुल किया है। आज मुझे ये बताने में बहुत खुशी होती है कि 2008 के बाद से लेके आज तक हमने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वाटरशेड डेवलपमेंट कंपोनेंट में लगभग 3 करोड़ 40 लाख हेक्टेयर ज़मीन को कवर किया है। तो भारत को अगर हमें सूखा मुक्त करना है, साथ ही साथ सस्टेनेबल तरीके से करना है, तो उसका बहुत किफ़ायती इलाज है वाटरशेड। हम सबको पता है कि वाटरशेड के जो काम है, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स, वो बहुत कम कॉस्ट में होते हैं और साथ ही साथ इकोलॉजिकली भी वो बहुत फ़ायदेमंद है। तो हमारा जो WDC-1 जो प्रोग्राम हमारा ख़त्म हुआ 2021, उसके इवैल्यूएशन में ये पाया गया है कि लगभग 70% तक जो किसानों की आमदनी थी, वार्षिक आय, वो 70% तक इंक्रीज़ हुई है। फिर प्रोजेक्ट एरियाज़ में जो मिल्क का प्रोडक्शन था वो लगभग 40% तक इम्प्रूव हुआ है। और ये जो हमारा अप्रोच है कि हम ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते हैं, हम चेक डैम बनाते हैं, ट्रेंचेस बनाते हैं, पर्कोलेशन टैंक बनाते हैं, फार्म पॉन्ड बनाते हैं, सॉइल और मॉइस्चर कंजर्वेशन एक्टिविटीज़ करते हैं जिससे कि सॉइल और पानी दोनों कंजर्व हो। ये सब सिर्फ हमारे प्रोजेक्ट एरिया के बाउंड्री में इसका फ़ायदा नहीं होता है। जब पानी रिचार्ज होता है तो वो एक्वीफर तो बाहर भी जाता है। तो जो प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित है वो है 3 करोड़ 40 लाख हेक्टेयर एरिया, लेकिन उसके बाहर के एरिया को भी बहुत फ़ायदा हुआ है। और मैं तो ये मानता हूँ कि हम सब लोग, कम्युनिटी, गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री, स्टेट गवर्नमेंट, सब मिलके काम करते हैं। तो हमारी इन योजनाओं से किसानों को खेती का पानी तो मिल ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जो जल जीवन मिशन जैसी जो पीने के पानी की सुविधा देने वाली जो स्कीम्स है, उनका जो सोर्स है, उनके जो वेल्स है, बोर वेल्स है, जहाँ से वो पीने के पानी के लिए पानी एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको रिचार्ज करने में हमारे वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स का, वाटरशेड वर्क्स का बहुत बड़ा योगदान है। अगर वो टाइम टू टाइम रिचार्ज होता रहेगा तभी वो वाटर सप्लाई स्कीम जो है, जो सबके लिए घर घर में पानी दे रही है, वो सस्टेन होगी। तो वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स का ये इम्पोर्टेंस है। हमने पिछले ये लगभग 2008 से आज तक ये 15-20 साल में हमने 8 लाख 69,000
इतने वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, इतने चेक डैम बनाए हैं, इतने यानी ये सब कुल मिला के है, लेकिन उसमें चेक डैम है, परकोलेशन टैंक्स है, ट्रेंचेस है, फार्म पॉन्ड्स है. सो वी कैन इमेजिन द स्केल. इतना इसमें बहुत अच्छा तरीके का काम हुआ है. और साथ ही साथ इसमें जब हम रेन फेड ज़मीन को या बंजर ज़मीन को हरियाली उस पर लाते हैं, उस पर ग्रीन कवर लाते हैं, तो जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का काम है वो उससे होता है. हम सब जानते हैं क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है. अगर लैंड अनकवर्ड रहे, लैंड पे कोई ग्रीनरी नहीं है, वहाँ कोई पेड़ नहीं है, तो नेचुरली वो लैंड कार्बन एब्सॉर्ब नहीं करेगी, कार्बन इमिट ही करेगी, और उससे ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज बढ़ेगा. तो हमारी स्कीम से ये गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, इसके कारण जो वहाँ जो पानी की उपलब्धता हुई है, उसके कारण किसानों की आर्थिक प्रगति तो हुई है, उसके साथ साथ लेकिन जो पर्यावरण का रक्षण है वो बड़े पैमाने पे हुआ है. और हमें इसमें आप सबका सहयोग चाहिए. इसके पहले भी आप सबका सहयोग मिला है, हम चाहते हैं वो और मिले. हम कम्युनिटी को साथ लेके अपने ये स्कीम्स और अच्छे तरीके से, इफ़ेक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं. अभी 5 साल बाद जब वो काम कंप्लीट होता है तो हम वहाँ से अलग जगह पे चल पड़ते हैं, ग्राम पंचायत को वो एसेट्स हैंड ओवर कर देते हैं. हम चाहते हैं कि लोग उसकी बाद में देखभाल करें, सब लोग मिलके उसको अडॉप्ट करें. कुछ फंडिंग हम भी देते हैं, कुछ कम्युनिटी भी अपनी तरफ से इस पे ध्यान दे, सो दैट ये स्ट्रक्चर सस्टेनेबल हो. हमारा एक कॉज ऑफ कंसर्न है कि 5-10 साल बाद हमारे ये स्ट्रक्चर्स किसी में सिल्टेशन हो जाता है, किसी का कुछ डैमेज हो जाता है पार्ट कोई चेक डैम का, तो इसका रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो है, जिसकी देखभाल है, वो भी हम सब ने मिलके करनी चाहिए. हम अपने स्कीम में इसके लिए कुछ ज़रूरी जो बदलाव है वो कर रहे हैं. रिसेंटली हमने एमजी नरेगा के गाइडलाइंस में इसके लिए बदलाव किया है. अब तक एमजी नरेगा के अंडर इन कामों का मरम्मत नहीं होता था. हमने उसके लिए उनसे रिक्वेस्ट करके उनकी गाइडलाइंस वैसे बदल दी है. हम चाहते हैं कि कम्युनिटी भी अपनी तरफ से इसमें सहयोग दे. ये काम अल्टीमेटली सारे कम्युनिटी को बेनिफिशियल है, तो इनका अगर हम सस्टेनेबिलिटी बढ़ा देंगे तो ये स्ट्रक्चर्स हमें और ज़्यादा लंबा टाइम और ज़्यादा अच्छा सर्विस देंगे. हमें ये मैंने बताने की बहुत ज़रूरत है कि सारे डिपार्टमेंट मिलके हम कॉन्वर्जेंस मोड में यहाँ काम कर रहे हैं. हम पानी उपलब्ध कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वहाँ पे माइक्रो इरिगेशन दे रहा है, या हॉर्टिकल्चर लगाने के लिए वहाँ हमारे फार्मर्स को सैपलिंग दे रहा है. अल्टीमेटली क्या है कि हमारा इनकम है कि सस्टेनेबल तरीके से लैंड डेवलपमेंट हो और साथ ही साथ हमारे फार्मर का इनकम बढ़े. तो उसके इनकम को बढ़ाने के लिए जो बाकी डिपार्टमेंट है उनका सहयोग हम लेते हैं. एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो या दूसरे और कोई डिपार्टमेंट हो, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हो, उनकी जो स्कीम है वो हम कन्वर्ज करते हैं. वहाँ पे हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप भी होते हैं. फार्मर के हाउस होल्ड का इनकम अगर महीने का 5,000 रुपये भी बढ़ जाए अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू, तो भी वो एक बड़ा अमाउंट होता है. ये जो पैसा वो इकट्ठा होगा, बचत होगी, उससे वो अपने खेती में कुछ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन ला सकता है. हमारा ये प्रयास है कि हमारे प्रोजेक्ट एरिया में लगभग 20% तक एरिया हॉर्टिकल्चर यानी जो हमारा बागान का खेती है वो होना चाहिए. क्योंकि हमारा जो किसान है जनरली वाटरशेड प्रोजेक्ट के अंडर का, वो यानी रेनफेड एरिया का किसान है, वो इरिगेटेड एरिया का किसान नहीं है. उसकी आमदनी पहले से बहुत कम है, तो हम चाहते हैं कि उसको इरिगेटेड एरिया के फार्मर के लेवल पे लाना है. तो उसको अगर वो फूड ग्रेन ही करता रहेगा तो वो पॉसिबल नहीं होगा. कुछ पार्ट पे फूड ग्रेन करे, यानी एक इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर होना चाहिए, नो डाउट होना चाहिए, लेकिन कुछ पार्ट पे वो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करे. उसके पास अगर 3 एकड़ खेती है तो 1 एकड़ पे वो फूड ग्रेन करे, 1 एकड़ पे वो हॉर्टिकल्चर करे, 1 एकड़ पे अपना डेयरी या और कुछ ऐसा इंटीग्रेटेड उसको करना है तो करे. तो हम चाहते हैं कि हर किसान थोड़ा बहुत तो हॉर्टिकल्चर करे, क्योंकि हॉर्टिकल्चर में जो इनकम है वो फूड ग्रेन में नहीं है, और उसके बगैर वो उस लेवल पे आ नहीं पाएगा. वो जो उसके लिए जो लीप फ्रॉगिंग है, जो क्वांटम जंप उसको लेना है, तो हमारी ये भी कोशिश चल रही है. तो हम वाटरशेड डेवलपमेंट कंपोनेंट प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के द्वारा सिर्फ खेती के पानी के लिए नहीं,
लाइफ स्टॉक के पानी के लिए, साथ ही साथ हम जो पीने का पानी है उसमें भी योगदान दे रहे हैं। और एक नया योगदान हम आजकल दे रहे हैं कि स्प्रिंग सेट डेवलपमेंट। हमें पता है कि हमारे देश में जो ये हिमालयन रीजन है उसमें लगभग 30 लाख स्प्रिंग्स है। पूरे कंट्री में नीति आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से 50 लाख स्प्रिंग्स है। अब किसी कारण, क्लाइमेट चेंज के कारण, ये 50 लाख में से लगभग, यानी जो 30 लाख है हिमालयन रीजन में, उसमें के हाफ 15 लाख ये सूख चुके हैं या सूखने के कगार पे है। और ये जो यानी पहाड़ी इलाकों में रहने वाले हमारे देश बंधु हैं, इन सबको समर सीज़न में पानी की कमी पड़ जाती है। यानी बारिश में तो बहुत पानी है लेकिन सारा बह जाता है। तो इसके लिए हमने अब स्प्रिंग शेड मैनेजमेंट नाम से एक नया एक्टिविटी स्टार्ट किया है। वाटर शेड जैसे ही काम वहाँ होते हैं, स्प्रिंग का जो रिचार्ज एरिया होता है वो लोकेट किया जाता है। वहाँ पे पर्कोलेशन टैंक, पर्कोलेशन पिट्स बनाए जाते हैं, वहाँ पे बोल्डर चेक डैम बनाए जाते हैं, और उस स्प्रिंग जो एक्वीफर उस स्प्रिंग को पानी देता है उसको रिचार्ज किया जाता है। इसमें थोड़ा सा वाटर शेड से एक थोड़ा नया चीज़ होता है। वाटर शेड में हाइड्रोलॉजिस्ट का रोल लिमिटेड है, लेकिन यहाँ पैरा जियो हाइड्रोलॉजिस्ट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्प्रिंग तो ज़मीन कहाँ, यानी ज़मीन के अंदर एक्वीफर कहाँ से निकल रहा है और कहाँ वो पानी बाहर आ रहा है, स्प्रिंग का फ्रैक्चर कहाँ है, ये थोड़ा सा स्किल अलग टाइप का है। तो स्प्रिंग शेड में हम ये अलग से करते हैं। और हम ये अभी लगभग ये मेथड यूज़ करके 2700 स्प्रिंग को रिज्यूनेट किया है हमने इन हिमालयन स्टेट्स में। और वहाँ हमने देखा है कि जो पानी का बहाव था, वो जो स्केल थी, वो 3 टाइम तक बढ़ा है। पानी का जो डिस्चार्ज वॉल्यूम है, जो स्प्रिंग सिर्फ साल के 4 महीने बहते थे अब वो 12 महीने बहने लगे हैं। तो स्प्रिंग शेड डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा अब ये नया काम हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके लिए बहुत जल्दी हम बड़े कदम उठाने वाले हैं। अब इसके साथ साथ मुझे आप सबसे और एक अनुरोध करना है कि पानी को तो बचाना है, लेकिन ज़मीन यानी मिट्टी को भी बचाना है। वैसे हमारे डिपार्टमेंट का नाम है लैंड रिसोर्सेज, तो मिट्टी हमारा मेन कोर डोमेन है। लेकिन ऐसा है कि अपने देश के पास ज़मीन बहुत कम है पर कैपिटा, हर प्रति आदमी के हिसाब से। ग्लोबल एवरेज है 1 हेक्टर 73 आर पर पर्सन, लेकिन इंडिया में वही है सिर्फ 23 आर, यानी लगभग 1/7 1/8 इतना कम है। फिर ऊपर से वो जो 23 आर है उसमें का 30% डिग्रेडेड है, यानी जिसकी प्रोडक्टिविटी कम है। तो इसलिए हम उसमें काम करते हैं कि ये 30% जो लैंड है अपने देश की, लगभग आप समझ के चलिए कि 9 करोड़ 70 लाख हेक्टर ज़मीन ये डिग्रेडेड है। तो इसमें कि हम ऐसे मान के चले कि 5.5-6 करोड़ हेक्टर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास है, लेकिन 4.5-5 करोड़ जो ऐसी ज़मीन है कि जो नॉन फॉरेस्ट है और डिग्रेडेड है। तो हमें इसको कैसे सस्टेनेबल तरीके से उपजाऊ बनाना है। उपजाऊ बना के जो देश की फूड सिक्योरिटी है, बढ़ने वाला पॉपुलेशन है, फिर जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसका साइज़ कम होने वाला है धीरे धीरे, क्योंकि अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है। अर्बन सिटीज़, सेंटर्स, फैसिलिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें एग्रीकल्चर लैंड जा रहा है। तो हमें साथ ही साथ दूसरा जो डिग्रेडेड लैंड है उसको कल्टिवेबल करके एग्रीकल्चरल लैंड के किटी में उसको ऐड करना है, सो दैट हमारा फूड सिक्योरिटी बना रहे। और फिर मैंने इकोलॉजिकल रीज़न तो बताया ही है। तो ये काम हमें करना है, और इसको करते करते हमें जो सॉइल का क्वालिटी है उसको भी, यानी मैंने जैसे बोला कि डिग्रेडेड क्यों हो जाती है सॉइल, क्योंकि जैसे ही उसमें मॉइस्चर कंटेंट कम हो जाती है वो डिग्रेडेड हो जाती है। हम बंजर ज़मीन क्या बोलते हैं, पानी नहीं है भाई, या इसमें खेती क्यों नहीं होता है, पानी नहीं है। तो सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन दे गो हैंड इन हैंड। तो वाटर कंजर्व किए बगैर हम सॉइल को फर्टाइल या प्रोडक्टिव नहीं रख सकते। इसलिए हमारे लिए डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज को ये ज़रूरी बन जाता है कि हम वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स करें, चेक डैम बनाए, पर्कुलेशन टैंक बनाए, ट्रेंचेस बनाए। तो ये हम काम कर ही रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ मेरी एक अपील है किसानों से भी कि आपके जो खेत है उसमें आप बांध बनाइए, खेतों के बाउंड्री पे, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक ऐसा अनुमान है कि अगर बांध नहीं है खेत में तो 1 हेक्टर में हर साल बारिश के बाद 10 टन मिट्टी बह जाती है, और वो भी फर्टाइल टॉप सॉइल लेयर। और अगर इतनी फर्टाइल मिट्टी अगर बह के चली गई तो बाद में उसमें खेती नहीं होगी अच्छी, वो परमानेंटली डैमेज हो जाएगी। कल्चरेबल वेस्टलैंड नहीं रहेगा वो, कि जिसको हम सुधार सकते हैं। और साथ ही साथ ये जो अगर बांध बनाएंगे तो इससे सिर्फ मिट्टी का कटाव नहीं रुकेगा, बट जो बारिश का पानी जो वहाँ पड़ता है
वो वहीं पे अंदर चला जाएगा, परकोलेट हो जाएगा, और वो हमारा किसान भाई है जिसका वहाँ बोरवेल है या कुआं है, वो रिचार्ज हो जाएगा। तो हमारे देश की जो सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे यहाँ सिर्फ 4-5 महीने के लिए बारिश होती है, बहुत बारिश होती है लेकिन बह के चली जाती है, हम रोकते नहीं है उसको। तो अगर हम बांध बनाएंगे तो इससे ये 2 पर्पज सर्व होंगे। और हम चाहते हैं कि सरकार तो इसको कर ही रहा है, लेकिन आप जैसे जल प्रहरियों के मदद से हम किसान भाइयों को ये अपील करना चाहते हैं कि आप आपके हर खेत को बांध बनाइए। वो आपके लिए भी बहुत उपयोगी रहेगा और हमारे लिए भी बहुत उपयोगी रहेगा। आप सबके सहयोग से, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, हमारे आदरणीय मंत्री जी शिवराज चौहान साहब के मार्गदर्शन में, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हम भारत को सस्टेनेबल तरीके से सूखा मुक्त बनाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।